Hi guys, I'm Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइस, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम. इस चैप्टर का आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी चैप्टर थे मॉडर्न फिजिक्स का उसको मैं अच्छा से आपको बता चुका हूं. तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छा से देखेंगे. इसमें जितने न्यूमेरिकल है उसको भी आज मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बता दूंगा. तो चलिए आप देखिए और ध्यान से इसको पढ़िए. तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, वाहक तरंग की आवृत्ति fc के साथ शब्द तरंग आवृत्ति fm के मॉड्यूलेशन से प्राप्त बैंड चौड़ाई का मान क्या होगा. आपको बैंड चौड़ाई का मान बताना है. तो थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं. बैंड की जो चौड़ाई जब भी हम निकालते हैं तो बैंड की चौड़ाई को BW से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है. और BW बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, यानी F मैक्स माइनस F मिनिमम, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना चाहिए और माइनस मिनिमम, दोनों का अंतर निकालेंगे तो बैंड की चौड़ाई निकल जाएगी. और F मैक्स का मान होता है एफ सी, आप प्लस हो जाएगा एफ एम, ठीक है. एफ मैक्स का मान हो गया, अब माइनस एफ मिनिमम का हो गया एफ सी, ठीक है, अब माइनस एफ एम, ठीक है. तो यहाँ देखिए, यहाँ एफ सी से एफ सी क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा एफ एम और एफ एम बच जाएगा. तो एफ एम बचेगा, कितना हो जाएगा आपका 2FM हो जाएगा, 2FM. तो ये 2FM क्या हो गया, आपका बैंड की चौड़ाई हो गया. तो आंसर कौन हो जाएगा 2. इसको याद कर लीजिएगा. एफ मैक्स का फॉर्मूला हो गया FC प्लस FM, एफ मिनिमम का फॉर्मूला हो गया FC माइनस FM. आप दोनों को घटा लिए, आपका क्या हो गया, बैंड की चौड़ाई निकल गया. अगला क्वेश्चन है, 200 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और 10 किलोहर्ट्ज के मॉड्यूलन संकेत के लिए आयाम मॉड्यूलित AM के सिग्नल की बैंड चौड़ाई क्या होगी. तो अभी हम लोग क्या निकाले थे, बैंड चौड़ाई BW बराबर क्या आया था, 2FM आया था. पहले क्वेश्चन से देख लीजिए, 2FM आया था. तो 2FM, FM का मतलब क्या हो गया 2FM, यानी यह वाहक तरंग की आवृत्ति दिया गया है, या क्या दिया है, मॉड्यूलन संकेत की आवृत्ति है. और मॉड्यूलन संकेत की आवृत्ति जो होता है उसी को FM कहा जाता है. तो 2FM बैंड की चौड़ाई होता है. तो 2FM का मान क्या है, 10 किलो हर्ट्ज, गुना कर लें कितना आएगा, 20 किलो हर्ट्ज. तो आपका आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल, या आयन नहीं, यह आयन है, आयन मंडल से निम्न से कौन सी आवृत्ति परिवर्तित हो सकती है. आपको बताना है आयन मंडल से कौन सी आवृत्ति परिवर्तित हो सकती है, 5 किलो हर्ट्ज, 5 मेगा हर्ट्ज, या 5 गीगा हर्ट्ज, या 500 मेगा हर्ट्ज. तो ये रट जाना है आपको कि आयन मंडल से हमेशा 5 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति या इससे कम की आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, 5 मेगा हर्ट्ज, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, EHF परास की आवृत्तियां सामान्यतः संचरित होती है, यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. EHF का फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. तो पूछ रहा है कि संचरित होती है किसके द्वारा, भू तरंग के द्वारा, व्योम तरंग के द्वारा, पृष्ठ तरंग के द्वारा, या आकाश तरंग के द्वारा. तो याद रखिए, जो EHF तरंग होता है यह हमेशा आकाशीय तरंग के द्वारा प्रसारित होता है या संचरित होता है, ठीक है. और तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक. अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है. आपको इन चारों में से बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है. विकल्प है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण, या ध्वनि तरंग, यानी कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है. ध्यान से देखिए, तो आपका आंसर होगा वो ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन प्रकाश, रेडियो और एक्स ये सब का सब क्या है, चुंबकीय तरंग है. अगला है, उच्च आवृत्ति तरंगों पर संदेश संकेत के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है. यानी आवृत्ति तरंगों पर संदेश के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना है. तो विकल्प है संचरण, मॉड्यूलन, संसूचन, या अभिकरण. क्या कहेंगे, तो याद रहे, आवेश के अध्यारोपण की प्रक्रिया, संदेश के अध्यारोपण की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है, और उसको अलग करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है. चलिए इसके बाद हम लोग इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है,
उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक, जो भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था मैंने आपको बता दिया। ये सारे ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं और इसमें मैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, संचार व्यवस्था की 3 मूल इकाइयां क्या है? आप इसका नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो संचार व्यवस्था की 3 मूल इकाइयां क्या है? तो याद कर लीजिए कि 3 मूल इकाई होती है, प्रेषित, संचार चैनल और अभिग्राही। 3 इकाई होती है, इसी के आधार पर संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, प्रेषित, संचार चैनल और अभिग्राही पर। ठीक है, अगला है ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर क्या है? तो याद कर लीजिए, वह युक्ति है, यह वह युक्ति है जिसका उपयोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं तो मोबाइल क्या करता है, उस ध्वनि तरंग को क्या करता है, रेडियो तरंग में कन्वर्ट करके दूसरे मोबाइल तक पहुंचाता है। यानी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में जो बदलता है उसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। तो यहां मोबाइल भी ट्रांसड्यूसर का काम करता है। अगला, दिए गए ब्लॉक आरेख में संचार व्यवस्था के एक्स तथा वाई भागों को पहचानिए। यह आपको बताने कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो देखिए सिस्टम क्या दिखा रहा है कि एक्स से जब भी कोई संकेत दिया जाता है तो उसका प्रेषण होता है, अंत में अभिग्राही या रिसीवर को प्राप्त होता है। अभिग्राही मैंने क्या है, रिसीवर। तो एक्स क्या है, कोई सूचना है, सूचना को प्रेषित किया गया, प्रेषित किया करने के बाद वाई क्या करता है, चैनल उसको ग्रहण किया और चैनल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, अभिग्राही को देता है, जो रिसीवर उसको प्राप्त कर लेता है। तो एक्स क्या है, सूचना है और वाई क्या है, चैनल है, वाई चैनल है। तो फिगर याद कर लीजिएगा, यह कम्युनिकेशन सिस्टम का फिगर दिया गया, यह आपका सूचना और यह आपका चैनल। अगला है सूचना सिग्नल किसे कहते हैं? तो याद कर लेना है, सूचना, भाषण, संगीत आदि को किसी उचित ट्रांसड्यूसर द्वारा बेस सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। यह सिग्नल ही सूचना सिग्नल कहलाता है। एंड जो सिग्नल भेजने के लिए तैयार किया जाता है उस सिग्नल को ही सूचना सिग्नल कहा जाता है। अगला है, सिग्नल की बैंक चौड़ाई से आप क्या समझते हैं? सिग्नल की बैंक चौड़ाई से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन पूछ सकता है, बैंक चौड़ाई को परिभाषित करें। देख लीजिए 14 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बीवीआई क्वेश्चन है। तो कहता है बैंक चौड़ाई से क्या समझते हैं? तो कहा जाएगा कि सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर को आवृत्ति परास कहते हैं, यही बैंक चौड़ाई भी कहलाता है। यानी आवृत्ति परास को ही बैंक चौड़ाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्योम तरंग संचरण क्या है? यानी स्काई वेव प्रोपागेशन क्या है? इसकी आवृत्ति बताइए, इसकी आवृत्ति बताइए। तो देख लीजिए, वह संचरण प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का संचरण आयन मंडल से तरंगों के परिवर्तन से होता है, व्योम तरंग संचरण कहलाता है। व्योम तरंगों की आवृत्ति 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, आकाश तरंग क्या है? इसकी आवृत्ति बताइए। आकाश तरंग क्या है, इसकी आवृत्ति बताइए। थोड़ा सा इसमें हम काफी पेचीदा लिख दिए हैं, लेकिन आप इसको ऐसे याद कीजिए। कहेंगे वह रेडियो तरंग जिसका आवृत्ति 3000 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है आकाशीय तरंग कहलाता है। फिर से याद कीजिए, वह रेडियो तरंग जिसका आवृत्ति 3000 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है आकाशीय तरंग कहलाता है। तो इसको याद कर लेंगे, इसमें देख लेंगे उच्च आवृत्ति निम्न आवृत्ति क्या होता है, मैंने यहाँ इसमें दर्शा दिया है। परिभाषा जैसे मैंने बताया उस तरह याद कीजिएगा। आकाश तरंग संचरण से आप क्या समझते हैं? इन तरंगों का संचरण किन विधियों के द्वारा किया जाता है? यह 14 और 17 में पूछा हुआ, देख लीजिए। कहा जाएगा वह तरंग संचरण जिसमें आकाश तरंगें प्रेषण एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक दृष्टि रेखा पथ पर गमन करता है। इन तरंगों का संचरण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, ये कहा वह तरंग संचरण जिसमें आकाश तरंगें प्रेषण एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक दृष्टि रेखा पर गमन करता है, इसी प्रक्रिया को आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। कहता है इन तरंगों का संचरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक भूस्थिर संचार के द्वारा और दूसरा सीधे प्रेषित एंटीना के द्वारा, यानी एंटीना के माध्यम से या भूस्थिर संचार उपग्रह के माध्यम से इसका संचरण होता है। अगला है मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, या मॉड्यूलेशन क्या है बताइए। यह 15, 16, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के आयाम आवृत्ति अथवा कला को निम्न आवृत्ति के सूचना सिग्नल के तात्क्षणिक मानों के अनुकूल परस्पर
इनके अध्यारोपण के माध्यम से बदला जाता है, इस प्रक्रिया को ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यानी फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के आयाम, आवृत्ति अथवा कला को निम्न आवृत्ति के सूचना सिग्नल के तात्क्षणिक मानों के अनुकूल परस्पर इनके अध्यारोपण के माध्यम से बदला जाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगला है मॉड्यूलित तरंग क्या है। मॉड्यूलित तरंग क्या है, तो याद करें, मॉड्यूलेशन की क्रिया में सूचना सिग्नल अर्थात निम्न आवृत्ति के वैद्युतचुम्बकीय तरंगों का उच्च आवृत्ति के वैद्युतचुम्बकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। इनमें सूचना सिग्नल को मॉड्यूलक या मॉड्यूलेटिंग तरंगें, उच्च आवृत्ति की वैद्युतचुम्बकीय तरंगों को वाहक तरंगों तथा इन दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंगों को मॉड्यूलित तरंग कहा जाता है। इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, इसको याद कर जाइएगा, अपने स्तर से इसको समझ कर देख लेंगे। एंटीना का क्या कार्य है, इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, एंटीना का क्या काम है ये बताना है। तो एंटीना एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। एंटीना क्या करता है, ट्रांसफर भी करता है और ग्रहण भी करता है। ट्रांसड्यूसर है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित करने तथा ग्रहण करने का काम करता है या काम में आता है। एंटीना की न्यूनतम लंबाई 75 मीटर होती है, जो कि व्यवहारिक है, कम से कम 75 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, यह ग्रहण करने या भेजने दोनों में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए कि जहाँ से प्रसारण होता है वहाँ पर भी एंटीना लगा होता है। अगला 3 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंगों के लिए द्विध्रुव एंटीना की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसको काफ़ी बारीकी से समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है एंटीना की लंबाई। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एंटीना की वांछित लंबाई क्या होता है, λ/2 होता है। λ/2, लैम्डा इक्वल टू होता है c/v, जहाँ c प्रकाश का वेग और v क्या है, वाहक तरंग की आवृत्ति। तो c/v कर दिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो c बटा क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और 2 गुना v का मान क्या दिए, 3 × 10⁸ दिए। ये सब इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। 1 में 2 से भाग दें 0.5 मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक दूरदर्शन टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। अधिकतम दूरी क्या है जो यह दूरदर्शन प्रसारण ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ देखिए RE का मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है आपको अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला D बराबर होता है √2 REH, या H का मान भी 75 मीटर दिया है, RE का मान दिया है, तो 2 RE का मान रख लीजिए और H का मान भी हमने यहाँ रख दिया, गुना कर लीजिए और गुना करके क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे 960 × 10⁻6 आ रहा है, 960 का वर्गमूल क्या हो गया, 30.983 और 10⁻6 का वर्गमूल हो गया 10⁻3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक टीवी टावर की ऊंचाई एक दिए गए स्थान पर 500 मीटर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर हो तो इसके प्रसारण की परास की गणना कीजिए। तो सेम परास डिस्टेंस है, H का मान दिया गया, देख लीजिए यहाँ 500 मीटर, RE का मान तो रीडवर्ड आप जानते ही 64 किलोमीटर इसमें दिया भी है। तो 6400 को क्या बदल दिया, 6.4 × 10⁻6 मीटर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करके इसको पॉइंट में चेंज कर दिया। और D बड़ा होता है √2 REH, 2 RE का मान रखे और H का मान रखे, गुना कर दिया, आ गया। इसको थोड़ा देख लीजिए, 6400 है ना जी, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 पर 5 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 × 5 0 हो गया। एक अंक के पहले दशमलव करेंगे तो 6.4 × 10 क्या हो, 5 1 6, यही 10⁻6 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एक वाहक तरंग जिसकी शिखर वोल्टता 12 वोल्ट है किसी संदेश सिग्नल को प्रेषित करने के लिए उपयोग की जाती है। मॉड्यूलित सिग्नल की शिखर वोल्टता क्या होगी, यहाँ थोड़ा छोड़ दिया गया, जब NA बराबर 75% यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए मॉड्यूलन सूचकांक बराबर MA बराबर होता है EM बटा EC, क्रॉस गुना कर दिया गया। तो EM बराबर क्या हो गया, MA गुना EC। तो MA गुना EC, MA का मान क्या है 75% है और EC का मान क्या दिया गया 12 वोल्ट गुना 12, तो क्या होगा 75/100 और गुना 12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा आंसर। 75 गुना 12 कटा लीजिए और गुना कर लीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला आयाम मॉड्यूलन क्या है, आयाम मॉड्यूलन क्या है, तो याद कर लेना है, मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम को मॉड्यूलक या मॉड्यूलेटिंग तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जबकि वाहक तरंग के आयाम को प्रांचल आवृत्ति तथा कला अपरिवर्तित रहते हैं, आयाम मॉड्यूलन कहलाता है। फिर से देखिए, मॉड्यूलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम को
मॉडुलक या मॉड्यूलेटिंग तरंग के तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित किया जाता है उसे आयाम मॉडुलन, यहीं पर लिख सकते हैं, उसे आयाम मॉडुलन कहा जाता है। जबकि वाहक तरंग की अन्य दो प्राचल आवृत्ति तथा कला अपरिवर्तित रहते हैं, आयाम मॉडुलन कहलाता है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आयाम मॉडुलन कहलाता है। अगला परिभाषा है आयाम मॉडुलेशन संचार व्यवस्था की बैंक चौड़ाई का सूत्र लिखिए। बैंक चौड़ाई का सूत्र तो अभी तो BW बैंक चौड़ाई क्या 2FM सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था। तो बैंक चौड़ाई पता होता है 2 इंटू मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति, मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति, इसको याद कर लीजिए, फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला मॉडुलस सूचकांक क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसका क्या महत्व है, तो यहाँ याद कर रहे हैं मॉडुलक तरंग के आयाम तथा वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को मॉडुलन सूचकांक कहते हैं। यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जहाँ तक वाहक तरंग का आयाम सूचना सिग्नल द्वारा परावर्तित होता है। ठीक है, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति मॉडुलन से आप क्या समझते हैं, आवृत्ति मॉडुलन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए परिभाषा है जब उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों की आवृत्ति को शब्द संकेत के संगत आयाम के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है तो उसके परस्पर अध्यारोपण की प्रक्रिया आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक वाहक तरंग प्रदर्शित की जाती है CT बराबर 4 sin 8 pi t वोल्ट। यदि मॉडुलक सिग्नल तरंग का आयाम 1 वोल्ट हो तब मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होगा। तो यह थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ CT का मान दिया गया है 4 sin में दिया है CT बराबर, फिर से देखिए CT बराबर 4 sin 8 pi t, ठीक है, इतना वोल्ट दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि CT का जो मान है ये होता है, ये सूत्र याद कर लेना है EC साइन, ठीक है, FC पाई टी होता है। फिर से यानी यह CT बराबर दिया है 4 sin 8 pi t और CT बराबर होता है EC साइन FM पाई टी। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ क्या है EC फॉर्मूला में है, तो EC का मान क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। यानी इसके अनुसार EC का मान हो जाना चाहिए 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट। और EM का मान कितना है, EM का मान है 1 वोल्ट। देखिए EM का मान दिया गया है, यहाँ 1 वोल्ट दिया है, आयाम मॉडुलन आयाम का मान दिया, तरंग आयाम का सिग्नल 1 वोल्ट दिया है। तो EC का मान 4 वोल्ट है, EM का मान 1 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है मॉडुलन सूचकांक का मान। तो मॉडुलन सूचकांक याद कर लीजिएगा MA होता है, क्या होता है MA बराबर होता है EM बटा EC। EM का मान 1 है, EC का मान क्या है 4 है, 1 में 4 से भाग 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 आएगा। तो ये देख लीजिए वही है, वही बनाया गया, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।